देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है कि गुड्डन को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से खामोश रहेंगे, देखिए आपकी खामोशी की वजह से शिवम की जान जा सकती है। देखिए, मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ आने वाले हैं। आपकी मदद के बगैर हम कोई दलील नहीं पेश कर सकते। आप जानते हैं कि शिवम ने कुछ नहीं किया है, फिर भी आप समझते नहीं हैं, आपकी खामोशी शिवम की जान ले सकती है। साहब, आप ताई साहब को बहुत चाहता था ना? मैं भी शिवम को बहुत चाहती है साहब। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर क्या जरूरत थी गणेश को इंक्वायरी की मंजूरी देने की है। अरे उसी वक्त उस बदबख्त की गर्दन क्यों नहीं मरोड़ दी उसने। नारायण, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। गणेश ने ठीक ही किया। हम लोग कुल मिलाकर 20 आदमी भी नहीं होंगे और ये गांव वाले 200 से ज्यादा हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बेवकूफी भरे सवाल पूछने से पहले सोच लेता। अच्छा, पर यह सोचा कि उस वकील के बच्चे ने अगर शिवम को बचा लिया तो? बहुत चालाक आदमी है वो मजिस्ट्रेट हमारा आदमी है। क्या बुरा कि मैं आपका साहब? क्या कभी मैं आपकी बात टाली? आपने कहा मेरे को हवेली में आके काम करूं, मैं काम की। फिर काय को मेरे शिवम के साथ ऐसा कर रहा है साहब? काय को? मैं नहीं चाहता हूं किसी के साथ नाइंसाफी हो। अगर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो तो मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूं और तुम्हारे साथ बुरा होने भी नहीं दूंगा। चलो नारायण, हमें देर हो रही। अरे मजिस्ट्रेट साहब, हम आप ही को लेने आ रहे थे। कहिए, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं। वैसे जिस तरह की ये जगह है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होनी ही थी। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब आपकी सारी तकलीफों का अंत हो गया है। वैसे हमने आपके रहने का इंतजाम ब्रिज साहब की हवेली में कर दिया है। आई। बाय द वे, ये किस्सा क्या है जिसके लिए ये इंक्वायरी बिठाई गई है? जी, वो यहाँ के पुराने दरोगा की बीवी के कत्ल का मामला है। आमतौर से ऐसे मामलों को निपटाने के तरीके पुलिस के पास होते ही हैं, फिर ये इंक्वायरी की क्या जरूरत थी? वैसे जो पकड़ा गया है वो है तो एक मामूली सा मछुआरा ही ना? जी, दरअसल हम चाहते थे कि इंसाफ कानूनी तरीके से हो। आपका क्या ख्याल है, जो पकड़ा गया है वो सचमुच में मुलजिम है? उस मछुआरे शिवम को मैंने अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा। शिवम, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। माफ करना मुझे। साहब, मेरे हाथ में बंदूक जरूर था साहब, पर
आपने भाभी जी को नहीं मारा साहब। मैं जानता हूँ, जानता हूँ मैं। वो लोग साहब, वो लोग मारे भाभी जी को, वो लोग मारे भाभी जी को। सच बोलता है साहब, कसम से। मैं गुड्डन को नहीं खोना चाहता शिव। मैं गुड्डन को नहीं खो सकता। हाँ साहब, अपनी बेटी को कोई नहीं खोना चाहता है साहब। और साहब, हमारी गुड्डन को कुछ नहीं होएगा साहब, कुछ नहीं होएगा हमारी गुड्डन को साहब। साहब, आप जाके उससे मिलो साहब, मेरा दोस्त माजिद, उसको मिलो साहब, उसको बोलो मैं बोला साहब, बहुत अच्छा आदमी वो कुछ करेंगे साहब, कुछ नहीं होएगा अपनी गुड्डन को साहब। आप बुलाए मेरे को? माया का कोई दोष नहीं था माजिद, उसकी कोई गलती नहीं थी। गुड्डन का भी कोई दोष नहीं है। उन लोगों ने उसे अगवा कर लिया। क्या? गुड्डन को अगवा कर लिया? कौन लोग? इस बात को सभी जानते हैं माजिद। देखो माजिद, मैं सब कुछ खो चुका हूं। मेरा घर, माया। मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। शिवम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी की जान बच सकती है। मेरी बेटी को बचा लो माजिद। ठीक है सर, मैं कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी मैं आपके पास वापस लाएं। मैं वादा करता हूं शिवम को कुछ नहीं होगा। शिवम को होएगा साहब। मैं आपका बच्ची का जान बचाएंगा, पन मेरा एक शर्त है, शिवम बचना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आप मेरे से वादा करो साहब। मैं वादा करता हूं। सब क्या हुआ रे सब? साहब, मेरे शिवम को बचा लो साहब, उसने कुछ नहीं किया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, पैर पड़ती हूँ आपके, शिवम को बचा लो, वो बेकसूर है। आपको अभी बुलाया जाएगा, जो भी कहना हो अंदर आकर कहना। चिंता मत।
वैसे आपके यहाँ मौसम काफी अच्छा रहता है। आइए। आप लोग बाहर जाइए। क्यों? कार्रवाई के दौरान कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं रह सकता। देखिए वकील साहब, हमें मालूम है कि ये सरकारी काम है, कोर्ट कचहरी का मामला है। आप ऐसा मत समझिए, मैंने भी पहले कई कोर्ट अटेंड करी है। नारायण बाबू, ये कोर्ट नहीं है, ये इंक्वायरी है। यहाँ सरकारी लोग और गवाह के अलावा किसी और का मौजूद होना नामुमकिन है। अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं, ये तो फिर तो वकील साहब आपको भी इसी वक्त ये कमरा छोड़ देना चाहिए। जरूर छोड़ देता अगर मैं क्वालिफाइड लॉयर नहीं होता। क्योंकि ब्रिटिश लॉ के अनुसार क्वालिफाइड लॉयर कैन अटेंड एनी इंक्वायरी आफ्टर द मर्डर इफ ही इज अ विटनेस। सेक्शन 353 2AC। ये रहा मेरा परमिशन लेटर। सॉरी जेंटलमैन। भाई साहब, वो पुराना दरोगा है ना, उसका भाई का खून हो गया था और उसका बच्ची गुड्डन को हवेली का लोग अगवा किया है। वो मासूम किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको भी मार डालने वास्ते इधर लाया साहब लोग। इधर ही किधर रखेला उसको। मेरे को बोल दो भाई साहब, किधर है वो? किधर रखेला उसको? आप बोल देंगे भाई साहब तो उसकी जान बच जाएंगी। अभी माँ है भाई साहब, बच्चे को कुछ होने देंगी क्या? माजिद, मेरे को बोल दो भाई साहब, वरना मार डालेंगे उसको लोग। किधर है वो? मैं समझता है, आपका मजबूरी समझता है मैं, पर उस मासूम की जान बचाना ही होगा भाई साहब। वो यहाँ नहीं है। फिर किधर रखेला उसको? मुझे मुझे ठीक तरह पता नहीं है, पर उसे जंगल में ही कहीं रखा है। सिंधुआ में पहली बार चौकी का चार्ज आप ही ने संभाला था? जी। बैठिए। सार्जेंट त्रिपाठी, मैं आपकी दिमागी हालत समझ सकता हूं, लेकिन इस केस की इंक्वायरी के सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करने जरूरी है। इसकी तरफ देखिए। क्या इसी आदमी ने आपकी बीवी का कत्ल किया है? जी हाँ। ठीक है, इसे नोट करो। आप जा सकते हैं सार्जेंट त्रिपाठी। जरा रुकिए, अभी कुछ और सवाल बाकी है। इन्होंने बता तो दिया कि इनकी बीवी का कत्ल इसी ने किया है। इतना ही काफी नहीं है, मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं इनसे। ठीक है, प्रोसीड। साजन त्रिपाठी, आपने कहा कि इस आदमी ने आपकी पत्नी का कत्ल किया है। जी हाँ। आपने इसे अपनी आंखों से गोली चलाते हुए देखा है? जी हाँ। जिस वक्त यह घटना घटी आप वर्दी में थे? जी हाँ।
जब आपने अपनी आंखों से इसे गोली चलाते हुए देखा आपकी पत्नी पर, तो उसी वक्त आपने इस पर गोली क्यों नहीं चला दी? जबकि आप पूरी वर्दी में थे, आपका रिवॉल्वर आपके पास था, आपने गोली क्यों नहीं चलाई? क्योंकि उस वक्त इनकी बीवी ने इन्हें सहारे के लिए पकड़ रखा था और उसने वही दम तोड़ दिया। ऐसी हालत में कोई गोली कैसे चला सकता है जबकि उसकी बीवी उसकी बाहों में दम तोड़ रही हो? साजन त्रिपाठी, आपने कहा कि आपकी बीवी आपसे टकराई और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। हाँ हाँ, तुरंत उसी वक्त। गोली उनके पीठ पर लगी थी, सीने पर या कनपटी पर नहीं। और पीठ पर गोली लगने के तुरंत बाद कोई मर नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि गोली उन्हें आपसे टकराने से पहले मारी गई थी। मतलब गोली लगने और मरने के बीच में कुछ समय का फासला रहा होगा। गोली उन्हें पहले लगी और जब वो आपसे टकराई तब उनकी मौत हुई। मतलब गोली लगते या गोली चलाते हुए आपने देखा नहीं। जब गोली चलाते हुए आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस आदमी ने गोली चलाई है? क्योंकि उस वक्त ये वहां पहुंचा था और इसके हाथ में रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर हाथ में होने से ही कोई कातिल नहीं हो जाता। अच्छा, एक आदमी जिसके हाथ में रिवॉल्वर है और वही उसके पास एक लाश पड़ी है, इसे क्या कहेंगे आप? रिवॉल्वर आपके हाथ में भी थी और आपके सामने भी एक लाश पड़ी थी, इसे क्या कहेंगे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हो सकता है यही बकवास सच हो। देखिए आपने प्लीज। आप बैठिए। क्या एक ही बात को पकड़ कर बैठ गए हैं आप लोग? अब कहना क्या चाहते हैं? यही ना कि सार्जेंट त्रिपाठी ने मुलजिम को गोली चलाते हुए नहीं देखा, तो ठीक है, नहीं देखा। प्लीज इसे नोट करिए। अब छोड़िए इस बात को, आप जा सकते हैं सार्जेंट त्रिपाठी। नहीं नहीं, अभी कुछ अहम सवाल बाकी है। अभी और भी सवाल बाकी जी। तो ठीक है, जल्दी कीजिए। सार्जेंट त्रिपाठी, आपके परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं बताइए? एक आपकी पत्नी थी और एक आपकी बेटी गुड्डन, ठीक? गुड्डन कहाँ है इस समय? ये क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है? इन सवालों का इस केस से कोई संबंध पहले नहीं। मेरे सवालों का जवाब देने दीजिए। देखिए आप इन प्लीज। वकील साहब, आप वही सवाल कीजिए जिनका इस केस से ताल्लुक हो। ठीक है सार्जेंट त्रिपाठी, आप इसे देखकर बताइए, आप इसे जानते हैं? जी हाँ। सार्जेंट ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, आप इसकी तरफ देखकर बताइए, आप इस आदमी को जानते हैं या नहीं? ये इधर उधर देखने से क्या होगा? वो जवाब दे रहे हैं ना। आप बीच में मत बोलिए ना, जवाब देने दीजिए पहले। वकील साहब, आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं ना? प्लीज कंटिन्यू। सार्जेंट त्रिपाठी, आप इसे कब से जानते हैं? जब मैं पहली बार सिंधवा आया था तब से। याद है ये आदमी आपका पूरा सामान लॉन्च से कंधे पर लाद कर यहां तक लाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना? जी हाँ। और आपकी बेटी इसके कंधे पर सवार थी, हाँ या ना? जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ। इसी आदमी ने ये घर आपके रहने लायक बनवाया था, जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ। और जब आप यहां से चले गए थे तब आपने इससे कहा था कि मेरे परिवार का ख्याल रखना, कहा था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, मैंने कहा था। और जब ये आपसे बंबई में मिला था, इसने आपसे कहा था कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है और आपका उनके पास अभी रहना बहुत जरूरी है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी। ये आदमी आपकी छुट्टी के लिए सार्जेंट यादव से लड़ बैठा था ताकि आप घर लौट सकें। लड़ा था कि नहीं? एक सरकारी अधिकारी से इसने आपके लिए खतरा मोल लिया था, इसने अपनी परवाह नहीं की, ये आपके लिए उनसे लड़ बैठा था। लड़ा था कि नहीं ये आपके लिए? जवाब दीजिए। वकील साहब, ये सब बातें बेमाने हैं, इनका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है मजिस्ट्रेट साहब, वास्ता है। ब्रह्मदत्त, इस आदमी की तरफ देखकर बताइए, क्या यही वो आदमी है जिसने आपकी बीवी का कत्ल किया है? ये आदमी कत्ल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अरे खुद साजन ब्रह्मदत्त त्रिपाठी ने इसे एक बार गिरफ्तार किया था। ठीक है, किस जुर्म में? बताइए किस जुर्म में? इसके पास तस्करी का हथियार बरामद हुआ था जो कि गद्दारों के पास पहुंचना था। नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। ये आदमी तस्करी में भी इन्वॉल्व है। आपको कायदे से याद है इसे हथियार बरामद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था? हाँ हाँ बिल्कुल। सोचकर बताइए ब्रह्मदत्त, सोचकर बताइए, याद कीजिए। आपने सर ग्रिफिथ के सामने कहा था नो गन्स फाउंड, हथियार नहीं मिले हैं। इस बिना पर इसे छोड़ दिया गया था। हो सकता है इनको शक रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो शक बेबुनियाद था और केवल शक के बिना पर किसी को मुजरिम नहीं करार दिया जा ये सकता। बेकार के सवाल है, हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये बेकार के सवाल नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। कैसे सवाल है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज। आर्गुमेंट इनवैलिड, कोई पॉइंट नोट ना किया जाए। आप जाइए। ब्रह्मदत्त, सार्जेंट त्रिपाठी, आप जाइए। इस सवाल पर ब्रह्मदत्त, एक वजह मुझे बताइए, एक वजह जिसकी वजह से इसने आपकी बीवी का कत्ल किया हो, एक वजह बताइए मुझे। इसकी तरफ देखकर बताइए। आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इसकी तरफ मैं नहीं जानता।
मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। साजिद त्रिपाठी, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप प्लीज जाइए और आराम कीजिए।